ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की। जैसा कि मैंने बताया कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें आपका जो एक सिंथेसिस का पार्ट है जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस का एक कॉमन पाथवे है, तो वो आपको बनाना ही बनाना है। बेसिकली आपका अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शंस आ सकता है, जो कि कई बार आया भी हुआ है, तो आपको क्या मेंशन करना है। देखिए, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टिश्यूज वहां पे उनकी सिंथेसिस होती है। लाइक अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो चूंकि जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का देखिए ओवरऑल आपको पता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल डिफरेंट तरीके से होता है। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बात करें बेसिकली हाइपोथैलेमस में, तो वहां पे कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो टेम्परेचर को रेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उन तो आपको क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन में बेसिकली जस्ट एग्जैक्टली उसी प्रोस्टाग्लैंडिन को मेंशन करना है। लाइक PGE1 एंड PGE2, ये कौन से बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन है? ये वो प्रोस्टाग्लैंडिन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिनका लेवल अगर एलिवेट होता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, एनहांस होगा, राइट। और यही वजह होती है कि NSAID जब इस प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक के आपका एक्ट करते हैं कैसे, एंटी पायरेटिक, टेम्परेचर को कम करने। तो उसी तरह हम अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बात करें, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखिए आपको ये पार्ट जो है तो वो तो लर्न ही करना है, राइट। ये आपको मेमोराइज करके रखना है, लेकिन जो कॉमन फीचर है देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ज्यादातर आपका इन्वॉल्व है PGE2I2। और ये देखिए PGE2I2, 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 PGE2 अगेन PGI2। तो यहाँ पे अगेन PGE2 एंड I2। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी एक ट्रिक बनाइए और इस चीज को लर्न करिए कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। सेम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो देखिए PGE2 एंड I2, इसका जो बेसिकली रोल है वो है, ये क्या करवाते हैं, वैसो डायलिटेशन। क्या कराते हैं, वैसो डायलिटेशन। तो PGE2 एंड PGI2 वैसो डायलिटेशन कराते हैं। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि PGI2 बेसिकली लाइक इसका जो एनालॉग है लाइक इपोप्रोस्टेनॉल। तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन के एनालॉग्स पता होने चाहिए, राइट, ताकि वो कौन सा सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन है जो एग्जैक्टली PGE1 की तरह, PGI2 की तरह वर्क करता है, तो दैट इज इपोप्रोस्टेनॉल। और दोनों क्या कर रहे हैं, वैसो डायलिटेशन मींस फॉल इन ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि अगर हम बात करें PGF2 अल्फा एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, तो ये बच्चों क्या होते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इट मींस अगर कोई आप केवल इसका लाइक अगर मैं बात करूं कि इपोप्रोस्टेनॉल को हम इंट्रावेनसली अगर इन्फ्यूज करते हैं तो बेसिकली वो ब्लड प्रेशर को फॉल करने के लिए हेल्प करेगा। देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में एक प्रॉब्लम होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है, बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन के फीटस जो होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते। और उस वजह से क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा है कि हमारा जो बेसिकली ये हार्ट है, राइट, ये हार्ट है। अब हार्ट से क्या होता है, बेसिकली यहाँ से एओर्टा निकलता है और इस तरीके से ये कई बार इसको आप इस तरीके से मान सकते हैं कि ये असेंडिंग एबोर्टा है, ऊपर की तरफ ब्लड लेके जा रहा है, डिसेंडिंग एबोर्टा, और ये फर्दर ब्रांच होके आर्टरीज वो बनाएगा, वो तो आपको क्लियर ही है। तो बेसिकली यहाँ पे बात ये है कि जैसे आपका ये आपका हो गया राइट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से बेसिकली बच्चों क्या निकलता है, ये आपका वो निकला क्या नाम से, पल्मोनरी आर्टरी, और ये हो गया लंग्स, और ये रिटर्न होके आती है किसमें, लेफ्ट एट्रियम। तो होता क्या है, देखिए ये प्रोसेस इसलिए बनाई गई ये वाली पल्मरी आर्टरी से ब्लड को यहां तक जाने में, ताकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है वो बेसिकली क्या हो सके, प्योर हो सके। अच्छा, प्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, लंग्स में क्या होगा, इसका ऑक्सीजनेशन। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि चूंकि जो फीटस होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो मदर के एब्डोमेन यूट्रस में फीटस है उसमें लंग्स डेवलप नहीं होते। तो नेचर ने इसको क्या कर रखा है कि इसमें जो प्यूरिफाइड इसको जो ब्लड मिलना है वो बेसिकली इसको मिलना है कहां से, इस एबोर्टा से।
तो इस एवोर्टा में बेसिकली जो ब्लड क्या कई बार ऑक्सीजन का इन्फ्यूजन है वो कहां से हो रहा है, मदर के प्लेसेंटा से। तो मदर के प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर टिल द यहाँ पे हो रहा है वो बेसिकली इसके बीच में एक कनेक्टेड ब्लड वेसल होती है और इस ब्लड वेसल को हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस। तो अगर डक्टस आर्टेरियोसस इज अ वेसल, कनेक्टिंग वेसल इन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द डिसेंडिंग एवोर्टा इन द फीटस। अच्छा, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज इतना है कि जो चूंकि फीटस का लंग्स प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, उस समय ऑक्सीजनेशन ऑफ जो ब्लड है वो कहां से मिल पाए इसको, इस मदर के प्लेसेंटा के थ्रू डिसेंडिंग एवोर्टा से मिल पाए। तो अभी हो क्या रहा है कि देखिए जैसे यहाँ पे अब ये चीज, अब ये वेसल की जो वॉल है ये ओपन ही रहे भाई, ओपन होगा तभी तो ब्लड का ट्रांसफर होगा। तो ये ड्यूरिंग द फीटल स्टेज ये फुल टाइम ये ओपन रहती है, लेकिन इसके ओपनिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो बेसिकली आपके होते हैं PGE2 एंड PGI2। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि इस डक्टस आर्टेरियोसस की ओपनिंग को मेंटेन करने के लिए, मींस डक्टस आर्टेरियोसस को पेटेंट बनाए रखने के लिए, देखिए आपको जो लर्न करने का है आप इस बात से याद कर सकते हैं कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस जब बोलता है तो आपको याद रखना है कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस मींस ओपन, ओपन स्टेट। तो डक्टस आर्टेरियोसस को पेटेंट बनाए रखने के लिए, ओपन बनाए रखने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, PGE2 एंड PGI2। इतनी बात क्लियर हो गई। जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, जस्ट आफ्टर द बर्थ होगा क्या कि ये डक्टस आर्टेरियोसस अपने आप क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि लंग्स क्या होने लगता है, मैच्योर, और यहां से इसको ऑक्सीजनेशन प्रॉपर मिलने लगती है। तो अब प्लेसेंटा की जरूरत और वैसे भी बर्थ के बाद नहीं है। तो इसकी क्लोजिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कई बार क्या है कि नेचुरल प्रोसेस है बॉडी की कि वो PGE2 एंड PGI2 के लेवल को क्या कर देती है, कम। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर कुछ बच्चों में ये नहीं होता, मतलब क्या नहीं होता कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस फेल्स टू क्लोज, अगर क्लोज होना उसका फेल हो गया, इट मींस इनकी अवेलेबिलिटी कम नहीं हुई, तो वो ऑलरेडी किस स्टेट में रहेंगे, ओपन स्टेट में रहेंगे। तब आफ्टर द बर्थ हम उनमें बेसिकली उन चाइल्ड में, बेबीज में हम बेसिकली क्या देते हैं, एस्प्रिन या इंडोमेथासिन। तो एस्प्रिन या इंडोमेथासिन क्या करता है, PGE2 एंड PGI2 के लेवल को कम करके इसकी इस वेसल्स को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। तो ये होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस बेसिकली जो है ये ओपन स्टेट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस की ओपन स्टेट है। ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। आफ्टर बर्थ ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन अगर ये क्लोज नहीं हुई तो हम NSAID देते हैं जो इनके लेवल को इनके लेवल को कम करके इसको क्या कर देती है, क्लोज कर देती है। और लंग्स तो मैच्योर हो ही जाते हैं, वो अपना काम करते हैं। इनको हम बेसिकली चूंकि वैसोडायलेटेशन कर रही है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी हम इसका यूज करते हैं, लाइक इपोप्रोस्टेनॉल का। अब बात करते हैं प्लेटलेट में। प्लेटलेट में ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि प्लेटलेट को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेटलेट में बेसिकली थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन में हेल्प करता है, जबकि प्लेटलेट एंटी एग्रीगेटरी जो होता है वो क्या होता है, PGI2। तो ये आपका प्लेटलेट की बात हो गई। अब अगर हम यूट्रस की बात करें बेसिकली, तो यूट्रस में आपका जो PGE1, PGE2 एंड PGF2 अल्फा, तीनों के तीनों बेसिकली अगर इंपॉर्टेंटली PGE1 और PGE2 की बात करें तो ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करते हैं। बच्चों जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करेंगे, इट मींस वो एबॉर्शन को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। यही वजह होती है कि PGE1 एंड PGE2 एनालॉग का हम एबॉर्शन में भी यूज करते हैं, या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में कई बार हम करते हैं। तो PGE1 का एनालॉग आपको याद होना चाहिए मीसोप्रोस्टॉल, PGE2 का एनालॉग होना चाहिए डायनोप्रोस्टॉन। तो मीसोप्रोस्टॉल या डायनोप्रोस्टॉन का हम यूज किसमें करते हैं, एबॉर्शन। जबकि PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा बेसिकली जिसका सिंथेटिक एनालॉग है कार्बोपोस्ट। तो कार्बोपोस्ट का बेसिकली हम क्या करते हैं कि पोस्टपार्टम हेमरेज, जब डिलीवरी के समय जो ब्लीडिंग होती है उसको स्टॉप करने के लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, कार्बो पोस्ट यूज करते हैं।
क्योंकि ये क्या कर देता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लीडिंग को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये कंट्रोल करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, और यही वजह होती है कि ये इन प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल मेंस्ट्रुएशन, जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स दीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर जनरेशन ऑफ ब्लीडिंग। तो जब इन प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करके, मतलब एनएसएआईडी यूज करके, लाइक मेफेनमिक एसिड बेसिकली जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पेन, तो उसके रिलीफ के लिए भी हम इनको यूज करते हैं, इनको ब्लॉक करके, लाइक मेफेनमिक एसिड का हम यूज करते हैं इन प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करने के लिए। ब्रोंकस में PGE2 एंड PGI2 ब्रोंकोडायलेशन करता है, जबकि PGF2 अल्फा एंड TXA2 ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करना है। तो इसमें बेसिकली आपको ये लर्न ही करना है, राइट। अब हम GIT की अगर बात करें तो GIT में PGE2 एंड PGI2 ये बेसिकली आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, अगर स्टमक की बात करें तो वहां पे स्टमक को अल्सर से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, मींस पेप्टिक अल्सर के चांसेस को कम करते हैं, मींस एज अ डिफेंसिव फैक्टर ये रोल प्ले करते हैं। और यही वजह होती है कि अगर आप कंटिन्यूअस मींस क्रॉनिक यूज ऑफ एनएसएआईडी करते हैं, तो एनएसएआईडी चूंकि प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को कम करता है, तो देयर में बी चांसेस टू जनरेट फॉर द जनरेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड I2 पेप्टिक अल्सर के चांसेस को कम कर रहे हैं। किडनी में अगर हम बात करें तो बेसिकली PGE2 एंड PGI2 ये बेसिकली आपका रीनल वैसोडाइलेटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड रीनल वैसोडाइलेटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोयूरेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड वाटर के क्लियरेंस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और ADH के लेवल को क्या करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके लेवल को क्या करते हैं, कम करते हैं, राइट। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो फ्यूरासामाइड है वो बेसिकली कॉक्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, राइट। और कॉक्स की सिंथेसिस जब इनहिबिट होगी तो बेसिकली आपका वाटर क्लियरेंस और कम हो जाएगा। तो ये किडनी में बात हो गई। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक PGE2 एंड PGI2 ये स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ाते हैं एंड पेनाइल इरेक्शन को प्रमोट करते हैं। और यही वजह होती है कि एल्प्रोस्टाडायोल जो कि इनका एनालॉग है PGE2 का, बेसिकली इसका हम यूज करते हैं किसमें, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। तो ये आपके स्पर्म मोटिलिटी और पेनाइल इरेक्शन को प्रमोट करते हैं, राइट। आईज में अगर हम बात करें तो बेसिकली PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा यहाँ पे क्या करता है, PGF2 अल्फा बेसिकली आपका इंट्राऑकुलर प्रेशर को क्या करता है, कम करता है। और जब इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करता है, यही वजह होती है कि इसका जो एनालॉग होता है लाइक लेटेनोप्रोस्ट, वो लेटेनोप्रोस्ट का यूज हम कहाँ करते हैं, ग्लाउकोमा में यूज करते हैं। पेरीफेरल नर्व एंडिंग, तो पेरीफेरल नर्व एंडिंग में बेसिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 एंड PGI2 है, ये नर्व एंडिंग को सेंसिटाइज करते हैं पेन के लिए। तो जब सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो पेन का सेंसेशन बढ़ेगा, और यही वजह होता है कि एनएसएआईडी की सिंथेसिस को कम करके एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखना है। यहाँ पे मैंने जस्ट शॉर्ट में केवल प्रोस्टाग्लैंडिन और शॉर्ट में लिखा है, तो आपको थोड़ा सा इसकी लाइनिंग फ्रेम करके एग्जामिनेशन में अपने लिखना है। तो ये आपको बेसिकली ओवरऑल प्रोस्टाग्लैंडिन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लर्न ही करना होगा, राइट, कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ पे क्या रोल दे रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फार्माकोलॉजी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। थैंक यू।